से शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा इसमें उन सितारों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। आज के हमारे मेहमान हैं एंजियोप्लास्टी स्पेशलिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा, जिनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ, जिस बुलंदियों तक वो पहुंचे हैं वहां की डगर बहुत कठिन थी। मित्रों, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आइए आज हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने नए इतिहास की रचना की। जी हाँ, डॉक्टर अनिल शर्मा। डॉक्टर अनिल शर्मा के अनगिनत अवार्ड्स में से चुनिंदा अवार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ। कॉम्प्लेक्स एवं चैलेंजिंग एंजियोप्लास्टी अवार्ड अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, इटली द्वारा प्रदत्त। डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड मुंबई अचीवर्स अवार्ड, बेस्ट इनोवेटिव एवं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल धन्वंतरी अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय समरसता गोल्ड मेडल अवार्ड, डॉक्टर्स फेडरेशन अवार्ड, जेम ऑफ इंडिया अवार्ड, हृदय मित्र अवार्ड, मैग्नम फाउंडेशन अवार्ड, राजेंद्र प्रसाद नेशनल आइडियल डॉक्टर अवार्ड, भारतीय चिकित्सा रत्न अवार्ड और कई अवार्ड हैं। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि डॉक्टर साहब गांव में जाकर हर महीने गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। जनरल वार्ड में उपस्थित सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। सामाजिक कार्यों में भी बहुत बहुत अंदर तक वे जुड़े हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। आपका इतना जोरदार परिचय, इतने सारे अवार्ड्स मैंने देखे, बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, ये दिल का मामला है और दिल तो पागल है। ये 250 ग्राम का दिल कितने गुल खिलाता है, गजब है। लेकिन ये दिल की बात हम दिल से आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये हार्ट क्या क्या प्रॉब्लम देता है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले ये बताइए, ये छोटा सा दिल जो कभी टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है, तो इसके क्या क्या फंक्शन है, इसका शरीर में क्या रोल है? नमस्कार एक बार फिर से सावित्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शाइनिंग स्टार का हिस्सा मुझे बनाया। आपकी शुभकामनाएं हैं जो मैं इस मुकाम पे आज पहुंचा हूं। दिल या हृदय धक धक करने लगा, ये वो दिल नहीं है, ये वो एक्सप्रेशन में नहीं है जिसे हम प्रेम या अध्यात्म किस तरह की अनुभूति बोलते हैं। ये एक मांसपेशी है जो हृदय के अपने छाती के बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, यानी 1/3 हिस्सा राइट में और 2/3 हिस्सा लेफ्ट के अंदर हमारे छाती के बीचों बीच थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ होता है, और ये आधा किलो से भी कम का वजन इसका होता है। इसके अंदर बेसिकली 4 कमरे होते हैं। जैसे हमारा घर होता है ना, 2 बेडरूम हॉल किचन, ऐसे 4 तरह के चैम्बर होते हैं। इस हृदय का, इस मांसपेशी का, इस पंप का काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। राइट साइड के अंदर जो हिस्से होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल। यानी राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से पूरा गंदा खून आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल को बोलता है, वेंट्रिकल उसको लंग में प्योर होने के लिए भेज देते हैं जी। फिर वो लंग में साफ होके खून लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, लेफ्ट एट्रियम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में पंप करता है। यानी राइट में गंदा खून, लेफ्ट में साफ खून, एट्रियम रिसीविंग चैम्बर, वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर। तो इसका काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, जिसमें ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब चीजें हम बॉडी को सप्लाई करते हैं। जी जी। अब इस हृदय या दिल या हार्ट की कई बीमारियां हैं। कुछ जिसे हम कंजेनाइटल यानी जन्मजात बीमारी कहते हैं, वो 1000 में से एक व्यक्ति को होती है, यानी 1000 जन्म जो लोग लेते हैं उनमें से लगभग एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है। बट मोर कॉमन, ज्यादा खतरनाक बीमारियां वो है जो एक्वायर्ड है। वो भी कई तरह की है। कैसे? जैसे
हार्ट की जो वाल्व की बीमारियां हो गई इन्फेक्शन होने से, यानी जैसे अपने घर के कमरों के अंदर दरवाजे खिड़कियां होती हैं, वो दरवाजे खिड़की खुल नहीं रहे हैं, या लीकेज यानी ज्यादा खुल रहे हैं, या दीवारों में छेद हो गया जिसको होल बोलते हैं। तो कई तरह की इस तरह की जमा हो सकती हैं बीमारियां, जो है मसल की बीमारियां हो सकती है, मांसपेशियों की। इलेक्ट्रिकल करंट की, जैसे घर में तार बहता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, अपना फैन बंद हो गया, स्विच खराब हो गया। बट सबसे जो खतरनाक होती है वो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। और जी। हार्ट को 3 आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। एक होती है लेफ्ट साइड में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, LMCA, जो 2 में डिवाइड होती है। एक LED जो आगे जाती है, सरकमफ्लेक्स पीछे जाती है। तो इस तरह से 2 लेफ्ट में, एक राइट में, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये पूरा जो खेल है इन 3 आर्टरियों का है। ये जो करीब 2 से 4 मिलीमीटर डायमीटर इनका होता है, उस तरह की ये आर्टरीज होती हैं। उम्र के साथ इन आर्टरीज धमनियों के अंदर धीरे धीरे करके चर्बी जमा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी चर्बी की जमा होने के कारण हार्ट की आर्टरी ब्लड सप्लाई कम होना। ट्यूब के अंदर रुकावट हो गई, ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई। ये मेजर बीमारी आज की तारीख में है। जो जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना, यानी छाती में दर्द, सांस में तकलीफ, वो तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर सडनली हार्ट में पूरा ब्लॉकेज हो गया, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, पूरा एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो डेथ होने लगेगी, हार्ट का काम करना बंद करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक या हृदयाघात। और ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। और अगर फॉर्चुनेटली जान बच भी गई तो वो बहुत हार्ट कमजोर हो जाता है। इसलिए इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो डॉक्टर साहब, कैसे पता चले कि हार्ट प्रॉब्लम है इनको? पर एक बात मुझे याद आती है, लोग कहते हैं, शायद मैं गलत हूं, कि औरत का दिल बहुत छोटा होता है, आदमी का दिल बड़ा होता है। औरत का इतना छोटा होता है कि उसमें एक ही आदमी रह सकता है, और दूसरी तरफ आदमी का हृदय एकदम ओपन थिएटर। एक साइड में करीना बैठी है, एक साइड में कैटरीना बैठी है, एक साइड में राखी है, और दिल के बड़े हिस्से में घरवाली रहती है। इसीलिए अधिकांश आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर वो आपके पास आता है और आप कहते हैं भाई सब बाईपास करनी पड़ेगी। जब सारी पास हो जाती है तब जाकर सुकून मिलता है। आज तक किसी ने बाईपास करवाया? किसी ने नहीं करवाया। इसीलिए कहते हैं कि औरत का दिल छोटा होता है। तो अब आप ये बताइए कि कैसे पता चले कि इस आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है? बहुत ही रोचक सवाल आपने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत रहूंगा आपसे इस बात पे। पहली चीज तो मेडिकल में हार्ट छोटा या बड़ा होना एक अलग चीज है। जो हार्ट छोटे बड़े की आप बात करिए, वो एक दिल की भावना है, मस्तिष्क की एक भावना है, जिसको हम कहते हैं आज मेरा दिल नहीं लग रहा या मेरा दिल उस पर आ गया है। तो औरत या पुरुष दोनों एक, समझिए किसी भी व्हीकल के 2 पहिए हैं, दोनों बराबरी से चलने चाहिए। और मैं तो भगवान राम का सेवा करता हूं, मैं उनका पुजारी हूं। तो मेरे हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सबको फॉलो करना चाहिए, और एक ही स्त्री के अंदर मैं विश्वास करता हूं मैडम। तो मेरे हिसाब से आपने जो बात की उसका जवाब तो यह है कि हर एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को पुरुष, भगवान ने नियम बनाया है, वो नियम पालन करता हूं। मेडिकली अगर जिसे आपने बोला बड़ा हार्ट होना, वो एक बीमारी होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो अच्छी बीमारी नहीं, यानी हार्ट की मसल पंप नहीं कर पा रही है, तो धीरे 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 कर, जैसे जैसे आप लेके ना बालों के अंदर अपने वो लगाते, जुड़ा रबड़ बैंड लगाते, वो रबड़ बैंड थोड़ा धीरे धीरे करके लूज हो जाता है, वो मायोपैथी बोलते हैं उसको। वो बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये तो ये बात है। दूसरी जो बीमारी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आदमियों की तुलना में औरतों को ये बीमारी कम होती है। मैं इसमें 3 स्टेटमेंट दूंगा, और तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट मैं आपसे सहमत हूं कि आदमियों को ये बीमारी औरतों की तुलना में ज्यादा होती है जी। दूसरा स्टेटमेंट, आदमियों और औरतों को ये बीमारी बराबर होती है। और तीसरी बात, औरतों को ये बीमारी पुरुषों से ज्यादा होती है। अब आप बोलेंगे ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो दिल के डॉक्टर थे, इनका दिमाग तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया है? मैं तीनों साइंटिफिकली आपको बताऊंगा। एक उम्र जब तक की लेडीज के पीरियड्स होते हैं, जब तक कि वो भगवान ने उनको एक एक्स्ट्रा दे रखी, तो इस लहजे में देखा जाए तो औरतों का जो दर्जा पुरुष से ऊपर है, क्योंकि भगवान ने उनको एक एक्स्ट्रा काम देके दुनिया में भेजा है।
जी वो जी। जब तक कि आपके मेनोपॉज नहीं हो जाता 45 से 50 साल की उम्र तक, उस समय तक भगवान ने प्रोटेक्ट करके रखा है महिलाओं को कि भाई तुम दूसरे काम में बिजी हो, तो उस उम्र तक हार्ट महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बीमारी कम होती है। नहीं होती ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हाँ खास तौर पे जब ये लाइफ स्टाइल बदल रहा है, धूम्रपान करना, टेंशन करना, तो औरतों को भी बीमारी होने लग गई है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि समझिए 45-50 की उम्र तक ये बीमारी महिलाओं को कम होती है। अब 50 के जी। बाद वो काम हाँ खत्म हो गया। अब भगवान कहते हैं दोनों बराबर हो, मेरी नजर के अंदर महिला और पुरुष दोनों बराबर, तो दोनों को एक जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं फिनोमेना बताऊंगा कि औसत आयु जो है वो महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा होती है। समझिए, अच्छा। महिलाओं की उम्र औसत है 78 वर्ष भारत में, तो पुरुषों की औसत आयु है 76 वर्ष। तो क्योंकि महिलाएं ज्यादा तक जीती हैं वर्षों तक, तो एंड के अंदर महिलाएं पुरुष से ज्यादा आगे निकल जाती है। तो तीनों वक्तव्य जो है अपनी जगह सही है। 50 की उम्र तक महिलाओं में बीमारी कम होती है, 50 से लेके 70-75 तक बीमारी बराबर होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि मेल रिटायर होते चले जाते हैं, औरतें वहां रहती है हाँ। मैदान में, इसलिए उनको बीमारी होती है, तो वो उनका स्कोर, नंबर ऑफ द लेडीज जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती चली अच्छा। जाती है। एक आपने जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि लक्षण क्या है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले लक्षण क्या है उससे पहले हम समझ लें कि साइलेंट इस्कीमिया या साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता क्या है। जैसे मैंने बताया, एंजाइना यानी लिमिटेड सप्लाई, तकलीफ हो रही है। हार्ट जी। अटैक मतलब जीरो सप्लाई। अब साइलेंट इस्कीमिया या साइलेंट इंफार्क्ट का मतलब है सिम्टम्स ही नहीं होंगे। करीब 25% लोगों को अटैक आ जाता है या एंजाइना होता है, वो साइलेंट होता है, पता ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पता पड़ता? क्योंकि जो नर्व्स यानी जो इंटेलिजेंस फेलियर हम इसको बोलेंगे बॉडी की, बॉडी के अंदर जो नर्व्स बताती हैं ब्रेन को, हमारी बॉडी को कि पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो फेलियर हो जाती है। वो तीन जो स्थितियां हैं, उन तीन स्थिति के अंदर ये साइलेंट इंफार्क्ट इस्कीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। वो स्थितियां हैं महिलाओं की। कहते हैं महिलाओं की बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन वो स्ट्रांग होने के कई बार वो नेग्लेक्ट कर देती हैं, या उनको वो आदत इतनी मजबूत होती है, छोटी मोटी, तो उसकी परवाह नहीं करती वो। जी महिलाओं जी। में इंफाक्ट ज्यादा होता है। डायबिटीज के लोगों में उनको, क्योंकि वो नर्व कमजोर होने के कारण उनकी इंटेलिजेंस कमजोर होती है, और बुजुर्गों की नर्व कमजोर होने के कारण, यानी महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के लोगों में साइलेंट इंफाक्ट होता है, यानी 25% लोगों में पता ही नहीं पड़ता। अब जिनमें अच्छा। पता पड़ता है उनमें क्या लक्षण होते हैं, यानी जबड़े से लेके नाभि तक, जबड़े, गर्दन, कंधा, दोनों हाथ, छाती, हम्म। नाभि तक, जबड़े से नाभि तक कहीं भी कोई तकलीफ हो, खास तौर पे सीढ़ी चढ़ने पर, गुस्सा करने पर, या खाना खाने के बाद, उसको हम बोलते हैं एंजाइना या हृदय शूल। ये बहुत पहले हमारे भारतीय उसके अंदर, संस्कृति के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, हृदय शूल या हृदयाघात का के, जिसको वेस्टर्न जो डॉक्टर्स है उन्होंने उसको एंजाइना या हार्ट अटैक बताया। बट हमारे यहाँ बहुत पहले से आयुर्वेद के अंदर ये सब बताई गई है, हृदय शूल यानी एंजाइना और हृदयाघात यानी हार्ट अटैक। तो छाती में दर्द, कुछ लोगों को एंजाइना इक्विवेलेंट यानी दर्द नहीं होके, एंजाइना ना होके, सांस में तकलीफ, थकावट, एसिडिटी, इस तरह की तकलीफ होती है। यानी जबड़े से लेके नाभि तक कुछ भी तकलीफ हो, तो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, एक बार ये श्योर करें कि हमें कोई हार्ट की तकलीफ है कि नहीं। डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े शब्द हैं आपके, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बलूनिंग, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। बाप रे, आदमी तो वैसे ही बिना मरे मर जाता है सुन सुनकर। तो आप ये बताइए कि मेडिकल फील्ड में इतनी सारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, इनके कुछ इलाज है कि नहीं है, कि आदमी को एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो उसको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या नहीं नहीं, लगता है? ऐसा नहीं मैडम, ना उम्मीद तो करनी हाँ। नहीं चाहिए। मैं तो हर व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आते हैं, चाहे पेशेंट हो या नॉन पेशेंट पर्सन कोई भी मिले, उनको हमेशा कहता हूँ व्हाट एवर इज योर ब्लड ग्रुप ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को एंजाइना या हार्ट अटैक है, सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट करें। जरा भी छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास जाएं। या समझो हार्ट अटैक बहुत सीवियर हो गया, छाती दर्द हुई, अटैक के अंदर क्या होता है, दर्द सीवियर होता है, साथ में पसीना, सांस की तकलीफ, उल्टी, ये लक्षण होते हैं। तो हम इसको जी दो चीजों में देखेंगे, एक तो रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे की जाए, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बताते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है। अगर जबड़े से लेके नाभि तक छाती में दर्द, सांस में तकलीफ, बेचैनी, घबराहट, कुछ भी तकलीफ हो,
तो क्या करेंगे, डॉक्टर जाएंगे तो आप सबसे पहले आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वो आपके यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी हार्ट की के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसका रिकॉर्ड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो करेंगे। अच्छा। एक वो ब्लड टेस्ट हाँ। करेंगे जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं, यानी हार्ट की मसल का कुछ डैमेज हुआ कि नहीं। उसके अलावा और कुछ रूटीन टेस्ट जैसे आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, ये चेक करेंगे। प्लस आपसे पूछेंगे आपको तंबाकू, स्मोकिंग वगैरह का आप सेवन करते हो कि नहीं, आपका खान पान कैसा है, आपका वजन कैसा है, आप मोटे अपटे तो नहीं है आपको। तो मान लीजिए एक बार जांच हो गया, तो अब क्या करना है, अगर एंजाइना है तो सबसे पहले हम उनको दवाइयां देंगे। दवाइयां कई तरह की होती हैं, जो मेजर 3-4 तरह की हैं वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपको प्रमुख तौर पे एक आइडिया देना चाहूंगा। एक दवाई होती है जो खून पतला करने की होती है, जैसे एस्पिरिन की गोलियां हैं, या क्लोपिडोग्रिल की गोलियां हैं, या अभी टिकाग्रिलोल गोलियां, ये जो खून पतला करती है। यानी समझिए कि एक 60 फुट की रोड है, उसमें अतिक्रमण हो गया कोलेस्ट्रॉल का, अब वो 30 फुट की रोड रह गई, तो क्या करें हम, जी। अब एक तो क्या कर रहे हैं, हम ट्रक की जगह मारुति कर दें, छोटी कर दें गाड़ी को, यानी खून को पतला कर दें तो खून का बहाव चलता रहे। सही दूसरा है। हम क्या करें, आर्टरी को सिकुड़न रोकने की, यानी वो 60 फीट की रीड जो 30 फीट हो गई थी, उसको दवाइयां देके टेम्परली उसको 40 फीट कर दें वापस। वो नाइट्रेट जैसे सॉर्बिट्रेट जो जीभ के नीचे रखते हैं गोली, वो और भी कई तरह की। एक होती है बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट की धड़कन कम करती है, यानी हार्ट को आराम देती है। तो इस तरह से डॉक्टर्स जो है तरह तरह की दवाई देते हैं। कोलेस्ट्रॉल आगे जमा नहीं हो उसकी स्टेटिन दवाइयां हैं। तो ये 3-4 तरह की प्रमुख दवाइयां हैं खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो उसकी, और सिकुड़न रोकने की, हार्ट को आराम देने की, ये दवाइयां हैं। अगर दवाई के बाद भी काम नहीं चलता है, लगता है कि अटैक आ गया इमीडिएट है, तो जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर अप्रोच। गोल्डन आवर का मतलब है फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट, एफएमसी। पहले किसी भी मेडिकल से, डॉक्टर से, सिस्टर से, टेलीफोन ऑपरेटर से बात करने के बाद विद इन 60 मिनट, गोल्डन आवर, आपका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। इलाज अच्छा। 2 मेन तरह के इलाज है हार्ट अटैक के लिए। हार्ट अटैक क्या हुआ, ये आर्टरी है 60 फीट की रोड, इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो जमा हुआ था उस पर खून का थक्का जम गया, क्लॉट आ गया। तो या तो जी। क्लॉट को निकाल दें इमीडिएटली दवाई देके, या एंजियोप्लास्टी कर दें। तो बेस्ट इज एंजियोप्लास्टी, वायर डाल के बलून करके वहां पे स्टेंट बैठा दें, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी कारण से आप छोटे सेंटर में हैं या ऐसी जगह जहां एंजियोप्लास्टी के एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है, हर जगह तो डॉक्टर अनिल शर्मा या हर जगह तो बॉम्बे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो जहां पे जी। समझिए अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी में, तो नियरेस्ट जहां पे आईसीयू वहां जाइए, वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देंगे। उसके बाद विद इन 24 आवर उनका एंजियोग्राफी करके देखना है कि बचा हुआ ब्लॉकेज अगर ज्यादा है, 70% के ऊपर है, तो एंजियोप्लास्टी करेंगे, नहीं तो वो दवाई से इलाज करेंगे। तो ये तो हो गया इलाज के बाद। और कभी हाँ। कभी इसके अंदर बाईपास की जरूरत पड़ती है। यानी कैसे, यानी रोड के अंदर जैसा मना है 60 फीट की रोड है, अगर रोड में खड्डे पड़ गए हैं, रिपेयर करना है, रिपेयर यानी एंजियोप्लास्टी, एंजियो यानी आर्टरी, प्लास्टी यानी रिपेयर, एंजियोप्लास्टी रिपेयर कर दिया। अच्छा। और अच्छा। रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे खड्डे हैं, तो हम ये फ्लाईओवर बना देंगे, उसको हम बाईपास कहते हैं, वो बाईपास अच्छा। चल रहा है। तो ये इलाज की बात होगी। अब इलाज के अलावा हमारा टारगेट क्या है कि इलाज की जरूरत ही क्यों पड़े। जो मेरी आज की जो रिस्क बात फैक्टर क्या क्या है, रिस्क है, फैक्टर क्या क्या है? किन लोगों को होने की संभावना है, जो आपने बोला, हाँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये रिस्क हाँ। फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर यानी हाँ। रोग कारक, कि इन लोगों को, ऐसा नहीं कि डायबिटीज है तो आप मर जाएंगे, डायबिटीज नहीं तो नहीं मरेंगे, तंबाकू खाया तो मर जाएंगे, तंबाकू नहीं खाया तो नहीं मरेंगे, लेकिन नहीं, ये आपको सरगम है, ये सारे गामा पाधानी साहब, गुस्सा, टेंशन, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब, डाइट आपको बराबर कैसी लेनी है, एक्सरसाइज कैसी करनी है, आपका वजन कैसे मेंटेन करना है, तो ये आपको 7 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये रोकथाम हाँ। करनी है। इनसे क्या होता है, बेसिकली मॉडर्न स्टाइल क्या कहते हैं हम, मॉडर्न जो जिसे तथाकथित अंधाधुनीकरण, वो क्या है, हम तंबाकू, एक पेशेंट आया मेरे पास, मैंने उनको बोला तंबाकू घुसते आपकी लाइफ लाइन जो है घिस जाएगी। पेशेंट बहुत स्मार्ट, बोले डॉक्टर साहब आप सुबह जूते पे पॉलिश करते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोला जूता चमकता है घिसता है? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो शेर में सवा शेर। मैंने बोला साहब ऐसा है, ये जो आप लाइन घिस रहे हैं ना, ये जो तंबाकू घिस रहे हैं, इससे आपकी लाइन कमजोर हो रही है, और मैं एंजियोप्लास्टी करूंगा तो मेरी लाइफ लाइन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पैसा कमाऊंगा, और ज्यादा लाइफ लाइन बॉम्बे हॉस्पिटल की बढ़ेगी, वो थोड़ा पैसा कमाएगा। तो आप क्यों हम डॉक्टरों की इनकम बढ़ा के लाइफ लाइन बढ़ा रहे हैं, आप अपनी लाइफ लाइन सेम। हर व्यक्ति देवानंद क्या है, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, नहीं, वो फिल्मों की बातें हैं। रियल लाइफ, REEL रियल लाइफ और REAL रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है मैडम। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक बात बोलते, गुस्सा, टेंशन, तंबाकू, जितना स्मोकिंग, हम, शराब, जीरो। हाँ, रोज जितना मेडिटेशन करें, रोकथाम करें,
ठीक है, ठीक है, योगाभ्यास जरूर करें मैडम, योगाभ्यास बहुत जरूरी है। और योग का जी, मतलब जी। ये है कि ऐड करना उसके हाँ, साथ, सब पूरे परिवार के साथ मिलके। मैं रोज योग करता हूँ मैडम, 30 से 40 अच्छा। मिनट सुबह सुबह उठ के ही, बिल्कुल। ओ, आप उसको सी आपको आपको लगता है कि धोती पहन के पुरातनवादी है, योग कर रहा है, उसी को आप चाहिए तो किसी अंग्रेज की फोटो देख लीजिए, वो उसको आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या और कुछ नाम दे देंगे, बट एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी, जी, डॉक्टर साहब, जल की और नर नीर याद की आई। गति होती है एक समान, पानी की और इंसान की गति एक जैसी है। चलते रहेंगे जब तक ताजा रहेंगे, तो आप जी, एक्टिव रहिए। जी, एक्सरसाइज में भी आपको बताऊं मैं, 3 तरह की मेन होती है। एक होती है आइसोटोनिक, यानी ये मूवमेंट कर रहा हूं मैं, या मैं अच्छा, हम्म, कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये हो गई ब्रीदिंग, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, मूवमेंट कर रहा हूं ऐसे, आइसोटोनिक। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग हो गई। तीसरी डोले शोले, खान सेन कुमार, 6 पैक 8 पैक। तो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो आइसोटोनिक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जो योग अगर आप ढंग से करेंगे तो कर सकते हैं। जिम जाने की मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कॉस्मेटिक ज्यादा है, वो भी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैक शैक बनाए तो चलेगा, 6 पैक 8 पैक, लेकिन लेकिन वो ये वाले पैक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पैक अलाउड नहीं है, ये पैक की बात कर रहा हूँ, 6 पैक। तो लाइफ डॉक्टर स्टाइल बहुत जरूरी है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, खान पान की बात भी हम करेंगे, लेकिन इस बीच मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि जिंदगी को जितना एंजॉय करेंगे उतनी एंजियोप्लास्टी की जरूरत कम पड़ेगी। सही बात बिल्कुल है ना? और दूसरी बात यह भी है कि दवा में कोई खुशी नहीं है, दवा में कोई खुशी नहीं है, और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। वाह वाह इंसान वाह, क्या खुश बात है। रहेगा। सच बात है। और मैंने तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के केबिन के बाहर लिखा हुआ देखा, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी लगेगी, कि अगर अगर हंस बोलकर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ, अगर हंस बोलकर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ, तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ, आज बहुत भाई, वाह वाह, क्या बात कही, औजारों के साथ। बहुत बढ़िया कही। और if you don't have time, if you don't have time for fitness today, then prepare yourself for sickness tomorrow. बहुत Prepare बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, sickness क्या tomorrow. बात है मैडम। तो इतनी सारी बातें आपने बताई, इतना बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। अब डॉक्टर साहब देखिए, हम लोगों की आदत क्या है, कभी चाट पकौड़ी खा लिए, कभी बाहर गए उधर आइसक्रीम खा लिए, घर में तल तल के भजिए खा लिए, अभी तो बारिश का सीजन है। तो आप ये बताइए कि सामान्य आदमी को, हार्ट पेशेंट हो या ना हो, लेकिन वो ना बन जाए, इसके लिए उसको खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने। जी, पहली लाइन तो मैं, जैसे मैंने बताया आपको, गुस्सा, टेंशन, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब, ये 5 चीज को तो बंद करके फेंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। खान अच्छा, पान में जैसा आपने बात की बड़ी अच्छी, जैसे फास्ट फूड की जो आपने बात की, फास्ट फूड क्या है, जो फास्ट कुक हो जाता है, लेकिन मेरी परिभाषा फास्ट फूड की अलग है। फास्ट फूड हाँ, वो फूड है जो आपको फास्ट डॉक्टर अनिल शर्मा के पास ले जाए, जो आपको फास्ट बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाए, जो फास्ट आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करा के दिल खुलवाए आपका, तो आप फास्ट अपने फूड। पेट पे लात मार रहे हैं। मैडम आप भी कवित्री हैं, आप तो इतनी बड़ी खैर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, हम छोटा मोटा, सही, हम देख आपसे हम प्रेरित हो गए, थोड़ा बहुत हम भी थोड़ा सा हंसी मजाक कर लें, बोलिए, क्योंकि बोलिए। ना बहुत जरूरी है। अगर हार्ट अटैक से बचना है तो प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी अच्छा, है। तो डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना, यानी डूज एंड डोंट्स, करना क्या जी, है। हाँ, मीठा, तला हुआ, मिर्च मसाला, अचार, नमक, पापड़, इनसे दूर रहना है। लेकिन ये नहीं कि आपने एक दिन पापड़ कर लिया तो आपको अटैक आ जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेडिसिन इज नॉट ए साइंस ऑफ एब्सोल्यूट। ऐसा किया, तंबाकू खाया तो कैंसर हो जाएगा, स्मोकिंग किया तो अटैक आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन संभावना बढ़ जाती है आपकी। तो आपको हम अलाउ करते हैं, उसको बोलते हैं हम चीट डाइट। हम 7 दिन में 3 बार यानी 21 बार खाते हैं, तो एक बार आप वीक में आप ये चाट पकौड़ी खा सकते हैं घर में, लेकिन वो भी बाजार के बाहर की बजाय घर में आप बनाइए। आजकल तो यूट्यूब पे जिसको भी आता है, उसमें गूगल में जाके सब अपन ढूंढ पढ़ के अच्छी चीज, वैसे तो आप जैसी जो है स्त्रियां हैं वो बिल्कुल पारंगत है, मेरी पत्नी पारंगत है, वो बनाई देती है, लेकिन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, भाई जो भी हो, लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन इसका भी लॉकडाउन है, तो वीक में एक बार से ज्यादा अपने को ये खाना पीना नहीं है, तो आप एक बार बना दिन लेते अलाउड है। हैं, आप एक, बना लेते हैं, एक आप मैडम मैं बना खा लेता हूँ, मैं 50% का करता हूँ।
चलिए, अच्छी बात है। तो क्या ध्यान रखें और बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि आलू, चावल, मीठा, तला हुआ, मिर्च, मसाला, अचार, नमक, पापड़, सॉस, केचप, चटनी, जिनमें मीठा है, नमक है, तेल है, ये चीजें कम है। पानी के अच्छा। बारे में नॉर्मल आदमी जितना भी चाहे पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2.5 3 लीटर। लेकिन जिनकी पंपिंग कमजोर है, इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट में है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो नमक पानी खासतौर पे कम लेना है, उनको वो ध्यान रखने वाली। अच्छा। हरी सब्जियां, सलाद और फलों का सेवन खूब करें, जी भर के करें। दालें प्रोटीन अच्छे सोर्स है, बहुत अच्छे खाएं। नट्स, सीड्स आजकल तो बहुत अवेलेबल है बाजार के अंदर, वो खाएं, उनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये खूब खाएं। और जो स्प्राउट्स, जो अंकुरित चना, हमें याद है बचपन के अंदर हमारी माता जी जो है वो रात को चने भिगो के डाल देती थी और सुबह उठ के जी। खाते थे। तो हालांकि अब अलग बादाम खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, वैसे कहते हैं बादाम खाने से दिमाग आता है, लेकिन कोई एक बार मेरे पास एक आए मस्करे, बोले डॉक्टर साहब जो आदमी होशियार बादाम खाने से नहीं होता है, धोखा खाने से होशियार होता है। मैंने कहा धोखा खाने के बाद होशियार मत होइए, पहले हो जाइए भाई, बादाम खा लेती है। अगर आपने स्प्राउट खाए होते तो धोखा, एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक का धोखा नहीं खाना पड़ता। नॉन वेज वाले जो लोग हैं कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हम दोनों वेजिटेरियन, आपको मालूम है। जी। लेकिन जी। जो लोग नॉन वेज खाना चाहें उनको मैं एडवाइस करूंगा वो अंडा, सफेद चिकन या फिश खा सकते हैं, लेकिन मटर या तली हुई चीजें नहीं खाएं। उसमें भी जैसे अंडा अच्छा। येलो है, वो कभी कभी मात्र खा सकते हैं, मटन बिल्कुल नहीं खाना है। खासतौर पे बाहर जो एकदम भर भर के तेल में तल के खाते हैं वो ना। तो आप पकोड़े तल रहे हैं तो पकोड़ा नहीं तल रहा है मैडम, आप और हम तल रहे हैं, ये ध्यान रखें। अच्छा। जितना अपने को तलना है उतना तल के खा लें। और क्या एक बात। इम्पोर्टेंट बात है, एक बार जो एक तेल में चीज तल ली, उसके बाद दोबारा उसी तेल को नहीं तलना है। उसमें बहुत जबरदस्त वो खतरनाक उसमें केमिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, जो बहुत हार्ट के लिए डेंजरस होते हैं। तो एक बार अगर जी पकोड़ा जी। तला, तेल फेंक दीजिए, ये जरूर करें। तो हाँ डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात मैं बोलती हूँ। पिज्जा, आपने फास्ट फूड की बात की। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज फॉर फ्यू मोमेंट्स ऑन योर लिप्स बट फॉर एवर ऑन योर हिप्स। हमेशा के लिए आपके शरीर पर वो जमा हो जाता है। बहुत और बहुत भी बढ़िया। एक कारण है, ओबेसिटी भी एक कारण है। लेकिन एक कारण मुझे और लगता है, आजकल आदमी इतना स्ट्रेस में रहता है, इतने तनाव में रहता है, वातावरण ऐसा है। तो मैं एक छोटी सी बात और बोलती हूँ, क्योंकि कवियत्री हूं तो बोलने का मुझे शौक बहुत भी अच्छा, है। बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप, बहुत अच्छा बोल रही हैं। जी। चिता, चिता हम जिसको कहते हैं, चिता हम जिसको कहते हैं, वो मुर्दों को जलाती है। बड़ी है इसलिए चिंता, क्योंकि वो जिंदों को जलाती है, क्योंकि वो जिंदों को जलाती है। तो आप ये बताइए, स्ट्रेस का कितना प्रभाव पड़ता है हार्ट पर? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको मैंने पहली लाइन मैंने बोला, गुस्सा, टेंशन, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब, मेरे 5 तो मूल मंत्र हैं, ये आपको रखना ही पड़ेगा। चिंता जो कहते हैं वो चिता की बड़ी बहन है। चिता तो एक बार जलाती है, और चिंता तो आपको जी। किस्तों में जलाती रहती है। मैं कहता हूं कि मैं इसको दूसरी तरह में पेश करना चाहूंगा, जैसे आप बता रही हैं चिंता और चिता को। मैं कहता हूं आप मकान किस्तों में ले, कार किस्तों में लो, आप सारे टीवी, घर का सामान किस्तों में, लेकिन मौत किस्तों में मत लो। मैं मरना चाहूंगा, हर व्यक्ति मरेगा, लेकिन मैं मरना चाहूंगा तो मैं सडन जाना चाहूंगा 80 के बाद। मे भी 100 साल जिए, बट 80 से पहले मैं नहीं जाना चाहता, और मैं धीरे धीरे नहीं जाना चाहता। तो उसके लिए ये टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर आप मेडिकली देखा जाए तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। फाइट फ्लाइट, जिसको फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जैसे आप समझिए कभी आपका एग्जाम में रिजल्ट आने वाला है, या एग्जाम देने जा रहे हैं, या लगता है कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, या कोई खतरनाक चीज आ गई, तो आपको क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है, होठ सूख जाते हैं, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये आपको फाइट यानी लड़ाई करने के लिए और भागने के लिए तैयार करती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म भागने के लिए, लड़ने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अच्छी है। उसका मतलब है कि आप रिलैक्स रहो और आपकी हार्ट रेट कम हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि जितने भी जो एथलीट्स होते हैं, उनकी हार्ट रेट, जो आपकी और मेरी पल्स कितनी होगी, 60 और 100 के बीच में। जैसे मेरी पल्स रहती है 74 76, नॉर्मल जी 60 to 100 का रेट है, जी। ये नॉर्मल रेंज है 60 to 100। बट एथलीट्स जो होते हैं, जो धावक होते हैं, वो टेम्परली उनकी हार्ट रेट बढ़ती है, बट रोज एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट उनकी कम हो जाती है। तो कहते हैं कि सांसें गिनती की होती हैं, बट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा कि आपकी धड़कन गिनती की होती है। और धड़कन गिनती की, अगर आपको टोटल धड़कन आपको भगवान ने लिमिट करके भेजी है, तो आपको बेसल हार्ट रेट कम करनी पड़ेगी। उसके लिए मेडिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
शवासन कर लीजिए और कुछ भी नहीं करे, छोटे छोटे आसन बताता हूँ मैं आपको, मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपको गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, लंबा सांस लीजिए, अंदर रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 20 जितना बोल सकते हैं रोकिए, देखिए आप टेंशन आपका कम हो जाएगा। लंबी सांस लीजिए, निकालिए उसको, यानी ध्यान डाइवर्ट करना, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा त्राटक भी बोलते अच्छा हैं या एक टक देखना। तो कई तरह की हैं, आप किसी योग के स्पेशलिस्ट को राय ले सकते हैं, बट मेडिटेशन हमारी, योग और मेडिटेशन वो हमारा ध्यान जिसको बोलते हैं, वो हमारी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जैसा आपने बोला कि अगर वो यहीं पे कर लेंगे, अगर शुरू में प्रीमियम भर लेंगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर वो बाद में आपके यहाँ पे रहेगा तो ठीक है। मैं कहता हूँ फैट क्या करना चाहिए, फैट बॉस को लगाओ, मक्खन किसको लगाओ, बॉस को, अपनी जवान पे मत लगाओ, अंदर नहीं जाने जी दो। जी 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 तो जी। अपने को स्ट्रेस, डाइट और स्ट्रेस ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ध्यान इनसे रखना दूर है, रहना बहुत पड़ेगा। ध्यान। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, आपको कोरोना वॉरियर्स की तरह सम्मानित किया गया। पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है। हम लोग कहते हैं कोरोना से लड़ना नहीं, लड़ना है, डरना नहीं है। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन एक बात आपने भी सीख ली होगी कि बीबी से डरना है, लड़ना नहीं है इस कोरोना काल में। तो आप अब ये बताइए, हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं कि इस कोरोना के काल में हमें क्या क्या सावधानियां लेना है, और आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अच्छे, मतलब अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। पहली चीज तो बहुत आपने सही बोली, डरना मना है, लेकिन मैं जी बताऊंगा आपको कि डर के आगे ही जीत है। सावधानी हटी, हाँ दुर्घटना घटी। तो हमको सावधानी रहना है, डरना चाहिए कोरोना से, डरने की चीज है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाएं। तो कोरोना जो है एक वायरल बीमारी है, और 80% लोगों के अंदर ये बीमारी या तो सिम्टम्स होते नहीं है, हल्की सी खांसी जुकाम होकर निकल जाती है, लेकिन जी 80% लोगों में कोई तकलीफ होती नहीं है। और 10% लोगों में इसको हम बोलते हैं मॉडरेट डिजीज होती है, थोड़ा सा सांस बुखार हुआ, तेज बुखार हुआ, सिर दुखा, खांसी आई, पेट दर्द, उल्टी, टेस्ट पहचान में नहीं आना, सूंघने की शक्ति हमारी कमजोर हो जाना, लेकिन वो 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। 10% लोगों में ये कुछ अंगों को ज्यादा प्रभावित करती है, उनमें सबसे मेजर है लंग, नंबर 2 पे हार्ट अटैक है, मायोकार्डाइटिस यानी मसल कमजोर होना है, कभी कभी पैरालिसिस होना है, और उनमें से 5-7% लोगों में करीब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और इसमें इट इज वेरी हाईली रिस्की, केस फैटेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, यानी 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 80 को कुछ नहीं होगा, 20 को तकलीफ होगी, उनमें से 10 को मामूली तकलीफ होगी, मॉडरेट, मामूली से मॉडरेट, और 10 को सीवियर होगी, उनमें से 5 को वेंटिलेटर लगेगा, और 3 से 4% को या 5% की डेथ हो सकती है। बचना क्या है, जैसा कि भारत सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, सबको जगह जगह आपको बताया जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हमको कम से कम 6 फीट दूसरे से दूर रहना है, हमको मास्क लगा के रहना है, अपने जी हाथों को चेहरे से टच नहीं करना। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब हुआ, दूसरों से दूर रहना ही है। मैं उसमें एक मंत्र जोड़ रहा हूं, अपने हाथों को अपने चेहरों से दूर रखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग है। अपना हाथ, ओ नाक, चश्मा ये टच नहीं करना है। और अच्छा दूसरा एक मूल हाँ मंत्र मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, जैसे चेहरे को प्राइवेट पार्ट घोषित कर देना चाहिए, तो प्राइवेट पार्ट को जैसे हम अपने कवर करके रखते हैं, तो एक कंपलसरी नियम बन जाना चाहिए कि जो भी मास्क बिना लगाए पाया जाएगा उस पर जुर्माना होगा। एक हम हेलमेट नहीं पहने उसमें तो जुर्माना लग जाता है, तो ये तो उससे कहीं खतरनाक बीमारी है, तो वो जुर्माना लगना चाहिए। लेकिन अगर हो भी गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक बात, ये किसी भी उम्र के व्यक्तियों को, बच्चों, जवानों, बूढ़ों को हो सकती है, बुजुर्गों को, महिलाओं, पुरुष को हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में ये ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा मुंबई का, जो 40 की उम्र से कम के लोग जिनको ये बीमारी हुई, कोविड, कोरोना एक वायरस है, उससे जो बीमारी होती है उसको कोविड बोलते हैं, तो जो कोविड-19 जिनको हुई, उनमें से अगर 40 साल से कम के लोग हैं तो 100 लोगों में से एक व्यक्ति से कम की मौत होती है। 40 से 60 की उम्र के अंदर करीब 4% लोगों की मृत्यु होती है, और 60 से अधिक उम्र के लोग हैं, उनमें करीब 8% लोगों में डेथ रेट है। होने की, यानी बीमारी होने की संभावना सबको बराबर है, पहला पॉइंट। जी लेकिन अगर बीमारी हो गई तो कुछ लोग, जैसे जो बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, जिनको ब्लड जी प्रेशर है, जिनको हार्ट कमजोर है, किडनी कमजोर है, लंग कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, उनको लाइफ का रिस्क ज्यादा है, और फैला कोई भी सकता है। तो ये नहीं सोचे यंग लोग, इसमें नहीं आया कि मैं 30 साल का हूं, मुझे कोरोना हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने माताजी पिताजी को,
इन्फेक्ट करके उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो अपने हाथ धोते रहिए हर 2-3 घंटे में साबुन से, या आप वो भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल बेस्ड कोई भी सैनिटाइजर। चेहरे को ढक के रखिए अपने प्राइवेट पार्ट की जैसे ढक के रखते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग दूसरों से और अपने हाथ को इस दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहूंगा लाइफ के प्रति वो ये है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछाल के देखो यारों। तो पूरी जो भी चीज आपको करना है, आपको चाहे बूट पॉलिश करनी है या डॉक्टर बनना है, कवित्री बनना है, जो कुछ भी आप बनना चाहें उसके प्रति समर्पण के भाव से आप पूरी मेहनत से काम करें। बाकी जो अपना करने का कर्तव्य है अपना कर्म करें, बाकी फल देगा भगवान। जी जी, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। नहीं, मुझे एक बात याद आई, किसी ने कहा मंदिर के कपाट खोल दीजिए। कैसे खोले मंदिर के कपाट? सारे भगवान तो सफेद पीपीई किट खोल कर पहन कर और अपने मरीजों की सेवा में लगे हैं। कपाट खोलने से क्या होगा? भगवान तो वहां है नहीं। आप लोग भगवान हैं, आप वॉरियर्स हैं, आप बार बार लोगों को जन्म देते। माँ तो एक ही बार देती है, तो आप लोग का जितना सम्मान किया जाए कम है। बहुत आभारी हैं हम सभी, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा और वो बहुत पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।